एक छोटा सा घर जिसके सामने 2 से 3 महंगी और लग्जरी कार्स खड़ी थी जिन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि वो गाड़ियां कितनी महंगी होगी। वही उस घर के अंदर, घर के बीचों बीच कुछ नाश्ते का सामान रखा गया था और उस हॉल में कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे। वही एक सोफे पर बैठा एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी हाइट 6.2, ब्लू स्मोकी आइज, पतले होठ, परफेक्ट नोज, गोरा रंग और मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो उन सभी लोगों के बीच एकदम शांत बैठा था। तभी एक 50 साल के लगभग की औरत जिनका नाम जानकी देवी था, वो अपने सामने बैठे इंसान से बोली, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। उनकी बात सुन सुरेश जी अपने पास बैठी ममता जी की तरफ इशारा कर अपनी बेटी को लाने बोलते हैं। उनका इशारा समझकर ममता जी जल्दी से अपनी बेटी को लेने उसकी रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के साथ एक लगभग 20 साल की लड़की जिसने इस वक्त पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, 5.4 की हाइट, दूध सा गोरा रंग, बेदाग चेहरा, हिरनी जैसी आंखें जो हल्की हल्की ग्रीन थी, छोटी सी नाक, छोटे और एकदम गुलाबी होठ, लंबे घने काले बाल जो इस वक्त खुले हुए उसकी कमर तक आ रहे थे। वो दिखने में बेहद सुंदर और खूबसूरत, एकदम परी के जैसे। ममता जी श्रेया को लाकर एक खाली सोफे पर बैठा देती है तो जानकी जी उसे देख खुश होकर बोली, बेटा आप तो बकाई बहुत खूबसूरत हो, जैसा हमने सुना था एकदम वैसे ही हो आप। श्रेया जो अपना सर नीचे किए बैठी थी, उनकी बात सुन वो हल्के से थैंक्स बोली है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन किसी संगीत से कम नहीं थी। वही दूसरे सोफे पर बैठा लड़का जिसका नाम अधीर कपूर था, उसने एक नजर भी उठाकर श्रेया को नहीं देखा। वो बस वहां अपनी दादी के साथ उनके जबरदस्ती करने पर आया था। तो सुरेश जी, हमें तो श्रेया बहुत पसंद आई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे, जानकी जी सुरेश जी की तरफ देखकर बोली। सुरेश जी जो अपने सामने बैठे ममता जी और अधीर को देखते हैं, अधीर जो पूरे इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, उसके बारे में कई कहानियां भी थी कि अधीर गुस्से का काफी तेज है लेकिन अपनी फैमिली के लिए उतना ही जिम्मेदार। सुरेश जी जो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, उन्हें मालूम था अगर वो अधीर के सामने उसकी दादी को इस रिश्ते के लिए मना करने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत के बदले अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है। सुरेश जी उनकी बात सुन एक नज़र श्रेया को देख फिर अधीर की तरफ देखकर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, जी आप हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। उनके इतना बोलते ही जहां जानकी जी के चेहरे और स्माइल आ गई तो अधीर का इसके प्रति कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही श्रेया जब अपने पापा की तरफ से रिश्ते के लिए हाँ सुनती है, उसकी पकड़ अपने सूट पर कस जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है, उसका सर झुके होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। जानकी जी उठकर श्रेया के पास जाते हुए उसके सर पर हाथ फेरती हैं और प्यार से बोली, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जानकी जी के एकदम से ऐसे पूछने पर श्रेया सिर्फ अपना सर हिला देती है क्योंकि वो अपने पापा की बात को नहीं टालना चाहती थी। जानकी जी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सुरेश जी अब हम चलते हैं, हम आप अपने पंडित जी से बात कर शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। उनकी बात सुन सुरेश जी खड़े होते हुए अपने हाथ जोड़ को मुस्कुरा के बोले, जी आप हमसे बड़ी है तो जैसा आपको ठीक लगे। जानकी जी एक बार फिर श्रेया की तरफ पलटी और उसके गालों को छूकर प्यार से स्माइल करते हुए बोली, अब आपको सीधा अपनी बहू बना के अपने घर ले जाने के लिए आएंगे। इतना बोल जानकी जी अधीर को देखती है जो अपने फोन और कुछ कर रहा था, जिसे देख जानकी जी अपना सर हिला देती है और उसे बोली, अधीर अब हमें चलना चाहिए। वही श्रेया जिसने अभी तक एक नज़र उठाकर अपने आसपास नहीं देखा लेकिन जब उसके कानों में अधीर का नाम पड़ा उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा को अधीर ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। अधीर को देख श्रेया अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर अधीर था ही इतना हैंडसम, वो एकटक अब अधीर को देखे जा रही। उसे अधीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे लेकिन फिर भी श्रेया को वो काफी हैंडसम लगा। वही अधीर जब अपनी दादी की बात सुनता है तो जैसे उसके मन की हो जाती हैं, वो जल्दी से खड़ा होकर घर से बाहर की तरफ चला जाता है। अधीर ने एक नज़र भी श्रेया को नहीं देखा क्योंकि जब से श्रेया आई थी तब से अधीर अपने फोन में बिजी हो गया। वही श्रेया अब भी वही देख रही थी जहां से अभी अभी अधीर बाहर गया था। उसका ध्यान जब टूटा जब ममता जी ने उसे खड़ा करके अपने गले से लगाते हुए बोली, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका रिश्ता एक इतने बड़े घराने में होने जा रहा है, मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए बच्चा। ममता जी प्यार से उसके माथे पर किसी करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वही उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वही उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। आगे अधीर श्रेया के घर से सीधा अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही जानकी जी सीधे घर के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में जानकी जी की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से आया और गाड़ी का गेट खोलता है। जानकी जी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाड़ी से उतरती है और बंगले के अंदर जाती है। जब वो घर के अंदर जा ही रही थी उनसे अचानक कोई टकरा गया। जानकी जी ने सामने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, लड़का जिसने एक वाइट शर्ट के साथ बेल्ट जीन्स पहनी थी, उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा अधीर जैसा ही था लेकिन अधीर से कम हैंडसम था। वो लड़का भी अधीर की तरह ही परफेक्ट बॉडी में था।
जानकी जी उसे देख खुश होते हुए बोली, रोहन बेटा आप कहाँ जा रहे हो, आप हमारे साथ आइए, हमें आपको कुछ बताना है। रोहन जो अधीर का छोटा भाई था अपनी दादी की बात सुन चुपचाप उनके साथ आकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर उनके पास बैठ गया। रोहन जी दादी आपको मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है। दादी खुश होते हुए बोली, हम आपके भाई अधीर का रिश्ता तय करके आए हैं। रोहन जो जानकी जी की बात ध्यान से सुन रहा था अधीर की बात आते ही एकदम से खड़ा होते हुए बोला, दादी आई थिंक मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोला रोहन जाने लगा कि जानकी जी पीछे से बोली, कब तक उसे उस गलती की सजा देगा जो उसने की ही नहीं। उनकी बात सुन रोहन कुछ देर रुका और बिना कुछ बोल तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। वही जानकी जी बस उसे जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ एक रॉयल आकर एक आलिशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी है, जिसने से अधीर ब्लैक थ्री पीस सूट पहने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए बाहर आया और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया जो सीधी अधीर के फ्लोर पर रुकती है। अधीर लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठ के अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका लेता है और आज जो हुआ वो सब सोचने लगता है। थोड़ी देर में उसकी केबिन के डोर पर नॉक हुआ जिसपे अधीर धीरे मगर रोबदार आवाज में कम इन बोलता है। रोनी जो अधीर का असिस्टेंट था वो अंदर आया, अधीर को गुड आफ्टरनून विश करते हुए एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, सर ये मिस्टर भल्ला को फाइल जो आपने मंगाई थी। अधीर उस फाइल को देख इसे जाने को बोलता है और अपना काम करने लगता है। श्रेया के घर सुरेश जी और ममता जी की जानकी जी के साथ बात हो रही थी। जानकी जी ने उन्हें बताया कि शादी की डेट 1 महीने बाद है, उसके बाद सीधे 2 साल तक कोई डेट नहीं थी, जिसपे सुरेश जी और ममता जी भी राजी हो गए। वही जब श्रेया को मालूम चला कि शादी की डेट 1 महीने बाद है, वो जल्दी से अपने रूम में गई और किसी से कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर से निकल के अपनी स्कूटी उठाए और बाहर निकल गई। थोड़ी देर में श्रेया एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रूही वो जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगा के उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से एक टेबल के पास जाकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ मेरी शादी तय हो गई और तुम इतने आराम से ये यहाँ खा पी रहे हो। उस टेबल पर श्रेया की ही एज का एक लड़का बैठा था जो दिखने में हैंडसम था। उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जिसे वो खा रहा था, लेकिन श्रेया की बात सुन वो लड़का श्रेया की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोला, अरे क्यूटी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जरा आराम से बैठ तो लो, ठंडा पियो। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोला। श्रेया उसे घूरते हुए उसके सामने बैठते हुए गुस्से से बोली, राहुल यार तू हर बात को मजाक में ले रहा है, तुम्हें मालूम है ना मम्मा पापा ने एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी के लिए हाँ कर दी, ऊपर से अब ये शादी की डेट मैं क्या करूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी यार। वेरी श्रेया टेबल पर हेड डाउन करते हुए बोली। अरे क्यूटी क्यों इतनी टेंशन ले रही है, अंकल आंटी ने तेरे लिए फैसला लिया है तो सही ही होगा, अब चल जस्ट चील कर और ये खा। राहुल श्रेया को बर्गर खिलाते हुए बोला। श्रेया घूरकर राहुल को देखती हैं और उसने से एक बाइट खा लेती है। राहुल भी उसे खाता देख स्माइल करने लगा। थोड़ी देर में उन्हें अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्यों वे चिंपांजी तू मेरी बेइज्जती पर लाइन मार रहा है, भूल मत अब उसकी शादी होने वाली है। उस लकड़ी की आवाज सुन राहुल का मुंह बन गया। वही श्रेया उसकी बात सुन हंसने लगी। राहुल पीछे देखता है जहां दोनों की ही एज की एक खूबसूरत लकड़ी खड़ी थी। वो चलकर उनके पास आए और राहुल के कंधे और हाथ रखते हुए वापस बोली, क्या यार चिंपांजी तू कितना खाता है, अब जरा इस सूखी लकड़ी को खिलाओ पिलाओ ताकि ये अपनी शादी तक फिट सेट हो जाए। वो लड़की हंसते हुए बोली। श्रेया और राहुल रूही की बात सुन एकदम से खड़े होकर उसे पकड़ लेते हैं कि रूही जल्दी से उनसे दूर होते हुए हंसते हुए बोली, अच्छा सॉरी मैं मजाक कर रही थी। श्रेया और राहुल उसे देख अपना सर हिला देते हैं, जिसपे रूही श्रेया राहुल के गले में हाथ डाल के बोली, यार राहुल मुझे ना हमारी श्रेया के लिए एक गाना गाने का मन के रहा है, तू कहे तो गा दूं। राहुल भी रूही के बात में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जरूर। उसकी हाँ सुनते ही रूही ने चिल्ला के गाना गाना शुरू कर दिया। जा कर ले तू उससे शादी, फर शुरू तेरी बर्बादी, यो ढोएगी तू कछे और गंदे बाट एन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू हाउस बीवी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगा। वही श्रेया बस दोनों को गुस्से से घूर रही थी, वही वो दोनों अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहे थे। राहुल श्रेया और रूही तीनों एक ही कॉलोनी में बड़े हुए हैं, तीनों ने एक साथ अपना स्कूल कंप्लीट किया था और तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में भी है। राहुल श्रेया और रूही का दोस्त कम सहेली जदा था। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगा। वही श्रेया बस दोनों को गुस्से से घूर रही थी, वही वो दोनों अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहे थे। आगे धीरे धीरे ये 1 महीना कैसे निकाल गया किसी को पता ही नहीं चला। आज श्रेया के घर पर काफी चेलपेल थी क्योंकि आज श्रेया की हल्दी थी। श्रेया अपने रूम में येलो कलर का लहंगा पहने बैठी थी जिसने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसी के पास में रूही भी येलो कलर का फ्रॉक सूट पहने उसके पास ही बैठी उसे तैयार के रही थी। कपूर मेंशन अधीर ने भी आज येलो कलर का कुर्ता और वाइट पेंट पहनी थी जिसमें वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अधीर की हल्दी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, उसने कुछ ही गिने चुने लोग थे जिसमें अधीर का बेस्ट फ्रेंड राज अपनी बीवी के साथ आया था। अधीर की हल्दी गार्डन में थी, गार्डन के बीचों बीच हल्दी के लिए एक स्टेज बनाई गई थी।
अधीर अपने दोस्त राज के साथ बाहर आया और अपनी जगह और बैठ गया। सबसे पहले दादी ने आगे आकर अधीर को हल्दी लगाई, उनके बाद राज और नेहा ने अधीर को हल्दी लगाई। कम उसे हल्दी से नहला ज्यादा दिया। ऐसे ही सबके हल्दी लगाने के बाद अधीर की नज़र स्टेज से दूर खड़े रोहन पर गई। रोहन को ऐसे दूर खड़ा देख अधीर को काफी बुरा लगा। अधीर की नजरों का पीछा करते हुए दादी जल्दी से रोहन के पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर अपने भाई को हल्दी लगाओ, सिर्फ तुम ही बचे हो। रोहन उनकी बात सुन जल्दी से बोला, दादी मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ, वरना मुझे किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुन जानकी जी धीरे से बोली, रोहन बेटा प्लीज, भाई है वो तेरा, कब से तुझे देख रहा है कि तू भी उसकी शादी की रस्मों में शामिल हो, लेकिन तुम अभी तक एक ही बात पर अड़े हो। रोहन आपको हमारी कसम, जाकर अधीर को हल्दी लगाए, जानकी जी एकदम से बोली। रोहन जो बात जाने ही वाला था, जानकी जी की बात सुन एकदम से उनकी तरफ देखता है और अपने गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए अधीर की तरफ बढ़ा। वो अधीर के पास आया और अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर अधीर के चेहरे पर लगा दी और जल्दी से वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में अधीर की झूठी हल्दी रूही के घर भिजवा दी गई। श्रेया का घर। श्रेया का हल्दी का फंक्शन उसके घर पर ही था। श्रेया इस वक्त अपने हॉल में हल्दी के लिए लगी छोटे से सेट पर बैठी हुई थी। अधीर की झूठी हल्दी आने के बाद श्रेया के हल्दी शुरू हो गई। सबसे पहले श्रेया को हल्दी उसकी मां ममता जी ने लगाई, उसके बाद उसके पापा सुरेश जी ने, थोड़ी देर बाद रूही और राहुल दोनों साथ में श्रेया के सामने बैठकर उसे हल्दी लगाने लगे, या ये बोली कि उसे हल्दी से पोतने लगे। बेचारी श्रेया दोनों से कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने थोड़ी सी हल्दी लेकर उन दोनों के ऊपर भी हल्दी पोत दी। सभी उन्हें ऐसे देख हंस दिए। थोड़ी देर में श्रेया की भी हल्दी खत्म होती है और वो नहाने अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे। आज अधीर और श्रेया की मेहंदी का फंक्शन था। रूही नीचे हॉल में बैठी थी, उसके आजू बाजू दो लड़कियां जो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आज रूही ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसने उसका दूध सा गोरा रंग काफी खिल रहा था। श्रेया पर हल्दी का रंग छड़ चुका था जिसे उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी गोल्डीवे में ग्लो कर रही। श्रेया के पास रूही भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। तो वही राहुल की हालत रूही ने टाइट कर रखी थी। वो राहुल से कभी पानी मांगती तो कभी जूस तो कभी कुछ, और जिसे राहुल बहुत परेशान हो चुका था। श्रेया उन दोनों को देख हंस रही थी कि एक मेहंदी वाली लकड़ी श्रेया से बोली, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? श्रेया जो उन दो कार्टूनों को देखने में बिजी थी, उस लड़की की बात सुन एकदम से बोली अधीर। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एकदम से क्या बोला तो वो खुद की बात याद के ब्लश करने लगी। वही पास में बैठी रूही उसकी बात सुन से उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो देखो तो किसी को अपने होने वाले एजीओजी का नाम कैसे रटा हुआ है। इतना बोला रूही हंसने लगी तो श्रेया उसे घूर कर बोली, हाँ तो नाम ही मालूम है मुझे बस। हाँ तो हम कहा कुछ बोल रहे हैं, अब तो शादी होने वाली है तो नाम क्या? तुझे उनके बारे में वो सब मालूम चल जाएगा जो एक पत्नी को मालूम होना चाहिए। रूही उसकी तरफ अपनी आंख बिंद करते हुए बोली। रूही की बात कम मतलब श्रेया को समझ में आ जाता है, जिसपे वो उसे आंखें दिखा के चुप कर देती है। कपूर मेंशन। अधीर अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा थी। सभी के समझाने पर उसने बस थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगवा ली। जब मेहंदी वाली लकड़ी ने अधीर से श्रेया का नाम पूछा तो वो चुप रह गया, क्योंकि उसे तो अब तक श्रेया का नाम तक मालूम नहीं था। राज उसे अधीर के पास बैठा था। अधीर के कुछ ना बोलने और बोला, भाई बता ना, मेरी होने वाली भाभी का क्या नाम है? पूर्ण विराम। अधीर उसकी बात सुन धीरे से अपनी कठोर आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम। राज जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था अधीर की बात सुन सारी कोल्ड ड्रिंक उसके पास बैठी नेहा जो मेहंदी लगवा रही थी उसके ऊपर उड़ा देता है। नेहा उसके ऐसे करने पर गुस्से में बोली, राज क्या पागल हो गए हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं इन्हें चेंज कैसे करूंगी? अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं ही ना, मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा, राज अपनी ही मस्ती में बोल देता है। नेहा पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई, उसके पीछे पूछे राज भी मिमियाते हुए चला गया। राज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़े रहते थे। अधीर अब भी चुपचाप बैठा था, तभी जानकी जी उसके पास आए और उसे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, श्रेया। श्रेया नाम है मेरे अधीर की पत्नी का। वो लकड़ी हाँ में सर हिला देती हैं और श्रेया का नाम आराम के हाथ पर लिख देती है। इसी तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी खत्म होती हैं। नेहा पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई, उसके पीछे पूछे राज भी मिमियाते हुए चला गया। राज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़े रहते थे। अधीर अब भी चुपचाप बैठा था, तभी जानकी जी उसके पास आए और उसे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, श्रेया। श्रेया नाम है मेरे अधीर की पत्नी का। वो लकड़ी हाँ में सर हिला देती हैं और श्रेया का नाम आराम के हाथ और लिख देती है। इसी तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी खत्म होती हैं। आगे। आज श्रेया और अधीर की शादी थी। श्रेया का घर छोटा होने की वजह से उसकी शादी घर से ना होकर अधीर के ही एक होटल से हो रही थी, जो जानकी जी के कहने पर सुरेश जी मान गए थे। कपूर मेंशन। आज अधीर की बारात जानी थी, जिसके चलते पूरे कपूर मेंशन में चहल पहल थी। सभी लोग तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े अधीर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारा हीरो अभी तक तैयार होकर नीचे नहीं आया था। थोड़ी ही देर में अधीर सभी को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा, जिसे देख के सभी की आंखें मानो उसी पर टिक गई हो। अधीर ने इस वक्त गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसपे उसने उसी की मैचिंग का सेहरा भी पहना था, हाथ में कटार और कंधे पर गोल्डन दुपट्टा।
पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो चुपचाप आकर नीचे खड़ा हो गया। आज वो किसी रियासत के राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देख आज कोई भी लड़की उस पे अपना दिल हिलार जाए। दादी उसे देख उसकी नज़र उतारते हुए उसकी आरती करती है और उसके सुने माथे पर तिलक कर देती है और थोड़ी ही देर में सभी लोग मेंशन से बाहर आकर देखते हैं। एक घोड़ी को बहुत अच्छे से सजा धजा के बाहर खड़ा किया गया है। उसके आसपास बैंड बाजा भी राज खुश होते हुए अधीर को अपने साथ उस घोड़ी के पास लेकर उस पर उसे बैठा देता है। पास में खड़ा घोड़ी का मालिक अधीर के ऊपर एक छत्र कर देता है। अब अधीर पूरा रॉयल प्रिंस लग रहा था। शादी मैंशन से थोड़ी दूरी पर बने होटल से थी, इसलिए सभी ने आधा रास्ता गाड़ियों से तय किया और आधा पैदल चलते हुए तो नाचते हुए सभी ने अधीर की शादी में खूब डांस किया सिवाय रोहन के। रोहन चुपचाप अपनी गाड़ी में उनके पीछे जा रहा था। अधीर बार बार पीछे आ रही रेड स्पोर्ट्स कार को देख रहा था जो रोहन की थी, जिसे राज नोटिस कर लेता है। वो अधीर को एक नज़र देख जल्दी से रोहन की कार के पास गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ खिंचकर बीच में डांस करवाने लगा, जिसे देख अधीर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो जल्दी ही चिप जाती है। होटल के एक कमरे में श्रेया दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी थी। उसने इस वक्त डार्क रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। श्रेया ने इस वक्त लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज वो भी कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो अपने पास बैठी रूही से बोली, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं वहां एडजस्ट कर भी पाऊंगी कि नहीं। रूही, जिसने आज डार्क पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो रूही को तैयार करते हुए बोली, यार शादी से पहले ये डर हर लड़की को लगता है, तू चिल्ला मार यार। रूही उसे शांत करते हुए बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे ये नए रिश्ते नए घर, मेरा मतलब यार। श्रेया आंखें बंद करते हुए बोली। रूही, जो श्रेया को डरा हुआ देख उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तूने तेरी फर्स्ट नाइट के लिए क्या प्लान है। रूही शरारत से वापस बोली, बता, अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने के लिए तूने कुछ यूनिक सी नाइटी खरीदी भी है या नहीं, जैसी हमने मूवीज में देखी थी, विंकिंग फेस विंकिंग फेस। रूही की बात सुन श्रेया के हाल एकदम से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। वो उसे आंख दिखाते हुए बोली, यहाँ मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ और तू है कि फालतू की बकवास करके मुझे और डरा रही है। अरे मेरी जान, मैं तुझे डरा कहा रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ अगर तू नहीं लाई हो तो मैं अभी जाकर लेकर आओ ताकि जीजा जी तुझे भोंदू ना समझे। रूही उसके गाल को खींचकर हंसते हुए बोली। श्रेया उसे अपना गाल छुड़ाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, तू बस चुपचाप मेरे पास रहे। ऐसे ही रूही उसे छेड़ते हुए तैयार कर देती है। थोड़ी देर में उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज आती है, जिसे उन्हें मालूम चल जाता है कि बारात आ गई। रूही वापस श्रेया को छेड़ते हुए बोली, लो आ गए तुम्हारे पिया जी तुमको लेने। उसकी बात सुन श्रेया बस उसे आंखें दिखा देती है। बाहर अधीर गेट पर खड़ा था। ममता जी उसकी आरती उतार उसे अंदर लाती है। थोड़ी देर में पंडित जी अधीर को मंडप में बुलाते हैं और अधीर मंडप में बैठ के विधि करने लगता है। थोड़ी देर में पंडित जी श्रेया को लाने की बोलते हैं, जिसपे ममता जी श्रेया को लेने चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया नीचे आती है। श्रेया को देख शादी में आए लड़कों की नज़र तो जैसे श्रेया से हट ही नहीं रही थी। वही राहुल तो एक टक श्रेया को देखने में ही खो गया। वो खुद के मन में बोला, मेरी क्यूटी कितनी प्यारी लग रही थी, काश मैंने जो सोचा था वो सच हो पाता, लेकिन खैर मैं मेरी क्यूटी के लिए बहुत खुश हूँ। अधीर, जिसने अभी तक श्रेया को नजर उठा के देखा तक नहीं, लेकिन राज जो उसके पास खड़ा था, उसने अधीर की तरफ झुकते हुए कहा, यार भाभी तो बला की खूबसूरत है, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, एक नज़र देख तो ले। राज के बोलने पर अधीर श्रेया को एक नज़र देखने को उठाता है, लेकिन श्रेया को देखते ही अधीर तो जैसे अपनी नज़रें उसे हटाना ही भूल जाता है। श्रेया आज कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अधीर तो एक टक श्रेया को देखने में ही खो गया। उसकी वो झुकी हुई हिरनी जैसी आंखों में काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, नाक में नथनी, श्रेया आज कहर ढा रही थी। अधीर का ध्यान श्रेया से जब हटा, जब श्रेया के उसके पास बैठाने के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अधीर अपने होश में आकर जल्दी से उसे अपनी नज़रें हटा लेता है। वही श्रेया ने अभी तक एक नज़र उठा के अधीर को नहीं देखा। दोस्तों लाइक कमेंट कर दो और मेरी स्टोरी को मुझे बताओ कि मेरी स्टोरी कैसी है। प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट।